वो -255 आरजेड के साथ पुनर्जन्म हुआ था, लेकिन उसने 100 अरब से ज्यादा स्टैट पॉइंट्स हासिल कर लिए, जिससे वो अपनी नई दुनिया में एक भगवान से भी ज्यादा ताकतवर बन गया। कहानी शुरू होती है एक आदमी ओका से, जिसे पता है कि वो बदसूरत है, लेकिन उसने अपनी शक्ल को स्वीकार कर लिया है और खुशहाल जिंदगी जी रहा है। लेकिन एक दिन एक लड़की झूठा आरोप लगाती है कि उसने उसे परेशान किया है, तो वो आरोप से इनकार करता है और वहां से हटने की कोशिश करता है, लेकिन फिसल जाता है और उसके शॉपिंग बैग गिर जाते हैं। सभी लोग देखते हैं कि उसने वयस्क गेम्स खरीदे हैं, इसीलिए वे उसे दोषी मान लेते हैं और ओका समझ जाता है कि ये दुनिया उसके लिए कभी भी न्यायपूर्ण नहीं रही। भद्दे लोगों को उससे पसंद करते हैं, तो वो और अपमान झेलने से बचने के लिए खुद को दोषी मान लेता है, लेकिन जज उसे 3 लाख येन का जुर्माना देता है और उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। कुछ साल बाद पता चलता है कि जिसने उसे फंसाया था वो औरत गिरफ्तार हो गई, क्योंकि उसने झूठा आरोप लगाया था कि भद्दे लड़कों ने उसे परेशान किया, लेकिन वो नाबालिग होने की वजह से सिर्फ प्रोबेशन पर छूटी। ओका उस झूठे आरोप से इतना टूट गया कि उसे कोई नौकरी नहीं मिली, तो वो अपने माता पिता के साथ रहकर घर में ही बंद रहने लगा। अब हम देखते हैं कि ओका इंटरनेट चला रहा है और उसे एक रहस्यमय पोस्ट मिलती है, शहर में अचानक गायब होने वालों के बारे में। उसे एक और पोस्ट दिखी जिसमें लोगों को उनके बोनस पॉइंट्स सावधानी से इस्तेमाल करने की चेतावनी थी, वरना वे अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाएंगे। उसने इसे मजाक समझा, लेकिन चूंकि उसके पास करने को कुछ नहीं था, उसने पुनर्जन्म के लिए गाइड फॉलो करने का फैसला किया। अचानक उसे एक नोटिफिकेशन आया जिसमें पूछा गया कि क्या वह नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही चेतावनी दी गई कि वापस आने के लिए उसे अपनी आधी उम्र बलिदान करनी पड़ेगी। उसने सोचा ये कोई वायरस होगा, फिर भी उसने आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया और एक कैरेक्टर क्रिएशन फॉर्म खुल जाता है। वो अपनी लुक्स को सबसे कम वैल्यू पर सेट करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ऐसा करने पर उसे बोनस पॉइंट्स मिल रहे हैं और वो देखता है कि वह स्पेशल नोट्स भी जोड़ सकता है। लेकिन कुछ पॉजिटिव लिखने के बजाय उसने फैसला किया कि अगर कभी वह किसी औरत को छूता है तो उसकी कमाई शून्य हो जाए और उसे सजा मिले। उसने 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा रेड बोनस पॉइंट्स जमा कर लिए, लेकिन अपनी एट्रीब्यूट सुधारने से पहले अचानक उसका टाइम खत्म हो जाता है और वो दूसरे विश्व में टेलीपोर्ट हो जाता है। अगले दिन ओका जागता है अपने नए शरीर में। वह जल्दी ही उन लोगों से मिलता है जो पुनर्जन्म लेने के लिए वही रीति रिवाज अपनाते हैं। ओका ने देखा कि एक लड़का सी लड़कियों से बात कर रहा है, लेकिन ओका दोस्ती करने में दिलचस्पी नहीं रखता, इसलिए वह उपयोगी चीजें ढूंढने लगता है। उसे एक सिक्का मिलता है, लेकिन जब वह उसे उठाने की कोशिश करता है तो वह जादुई तरीके से गायब हो जाता है। तब उसे याद आता है कि उसने अपनी आय दर 0 पर सेट कर रखी थी। सारे शुरुआती सामान इकट्ठा करने के बाद सभी चीजें बराबर बांटते हैं, लेकिन सी को एहसास होता है कि उनके पास कुल मिलाकर सिर्फ 7 सिक्के हैं। जो लड़कियां सोचने लगीं कि कहीं किसी ने उनमें से किसी को तो नहीं उठा लिया। वो ओका से पूछता है और वो निराश होता है कि वे उस पर भरोसा नहीं करती, लेकिन उसे पता है कि उसके पास कोई पैसे नहीं हो सकते, तो वो कहता है कि वे उसका हिस्सा ले सकती हैं। सी सोचता है कि वे उसे ऐसे बाहर नहीं कर सकते, लेकिन एक लड़की जिसका नाम सेक्का है, उसे लगता है कि यह सही है क्योंकि वही अकेला है जिसने सिक्के नहीं पाए। ओका सोचता है कि क्या उसे कुल्हाड़ी मिल सकती है इसके बदले, और सी उसे चेतावनी देता है कि अगर वो दिखावा करता रहा तो फिर से फेल हो जाएगा। लेकिन ओका के पास कोई उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है, तो वो माफी मांगता है और बताता है कि वो खुद की बात कर रहा था, क्योंकि अपने स्वार्थी व्यवहार की वजह से उसकी पिछली जिंदगी में दिक्कतें आई थीं। वे हथियार बांटने के लिए पत्थर, कागज, कैंची खेलते हैं और ओका को डंडा मिलता है, जबकि सी को कुल्हाड़ी मिलती है। सी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन ओका अपने पिछले जीवन की गलतियां दोहराना नहीं चाहता, इसलिए वह अकेले जाने का फैसला करता है। सी सबको नक्शा दिखाता है और पास के इरा शहर की तरफ चलने का सुझाव देता है, लेकिन ओका सिर्फ पार्टी के साथ जाने का फैसला करता है ताकि वह रास्ते में ही उनसे छूट सके। जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं, उन्हें बाहर एक गोब्लिन खड़ा देखकर झटका लगता है, लेकिन सी उसे अपनी कुल्हाड़ी से मार देता है। वे देखते हैं कि कई गोब्लिन उनकी तरफ आ रहे हैं, तो सी रित्सु नाम की लड़की से कहता है कि वह उसकी मदद करे लड़ाई में, और वह सोका से कहता है कि वह सेइका की रक्षा करे जबकि वह अपने तीर तान रही है। उसे अच्छा लगता है कि सी आगे से नेतृत्व कर रहा है, लेकिन वह देखता है कि सेइका अपने धनुष की तार बांधने में मुश्किल में है, तो वह सोचता है कि उसने धनुष क्यों चुना जब उसके पास और भी विकल्प थे। अचानक एक गॉब्लिन उस पर हमला कर देता है और सी उससे निपटने को कहता है, लेकिन उसके क्लब का सीधा वार भी गॉब्लिन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। सेक का इस बात से हैरान है कि वह कितना कमजोर है। गॉब्लिन उसके पैरों पर वार करता है, जिससे वह घुटने टेक देता है। वह सोचता है कि वह इतना कमजोर क्यों है, जबकि उसके पास काफी बोनस पॉइंट्स होने चाहिए थे। लेकिन फिर उसे याद आता है कि कैरेक्टर क्रिएशन के दौरान उसके पास समय कम था, इसलिए वह अपनी स्टैट्स सुधार नहीं पाया। वह अपनी बदकिस्मती से गुस्सा होता है और अपना गुस्सा गॉब्लिन पर निकालता है, मारता है, यानी पूरी ताकत से उसने उस पर वार किया। आखिरकार वो उसे हरा देता है और उसे नोटिफिकेशन आता है कि उसने लेवल अप कर लिया है, लेकिन वह हैरान रहता है कि वह पहले से ही लेवल 31 पर है। तो वह अपनी खासियतें चेक करता है और देखता है कि उसके पास 10,000 का एक्सपीरियंस मल्टीप्लायर है, जो समझाता है कि वह इतना जल्दी लेवल अप कैसे कर गया। सी और रिज्जू भी लेवल अप हो जाते हैं और वे अपनी स्टैमिना और स्ट्रेंथ बढ़ाने का फैसला करते हैं, जबकि ओका अपनी हर स्टैट में 1 ट्रिलियन पॉइंट्स जोड़ देता है। अचानक वह दिव्य ऊर्जा से चमकने लगता है, क्योंकि सिस्टम उसे घोषित करता है। वो खुद को एकदम भगवान समझने लगा और तभी उसे एहसास हुआ कि एक और गोब्लिन उस पर वार कर रहा है, लेकिन उसकी नई ताकत की वजह से ये बस एक हल्की टक्कर जैसा लगा। उसने अपनी नई ताकत टेस्ट करने के लिए उस गोब्लिन के सिर पर धीरे से थप्पड़ मारा, लेकिन गोब्लिन हवा में उड़ गया
तब उसे पता चला कि वो ओवर पावर हो चुका है। उसने देखा कि सैक्का अभी भी अपना धनुष नहीं बांध पा रही है, तो उसने उसकी मदद करने का मन बनाया और झूठ बोला कि उसे धनुष बांधने की बीमारी है और अगर उसने तान नहीं मारा तो मर जाएगा। सैक्का ने उसे धनुष देने का फैसला किया और वो उसकी काबिलियत देखकर प्रभावित हो गई। वो जल्दी से अपनी पूरी निपुणता से उसे बांध देता है। फिर वो उससे कहती है कि पहला निशाना वही लगाए। वो सावधानी से तीर उठाता है ताकि गलती से भी उसे छू न ले और अपनी खास स्किल अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन शॉट एक्टिवेट करता है। तीर उसने गॉब्लिन्स की तरफ छोड़ा, लेकिन तीर आसमान की ओर उड़ गया। वो सोचता है कहीं चूक तो नहीं हुई। तभी अचानक एक जादुई घेरा बनता है और उसमें से एक ड्रैगन निकलता है जो अपने रास्ते में आने वाले गॉब्लिन्स को खत्म कर देता है। सब उसकी ताकत देखकर हैरान रह जाते हैं और सेइका सोचती है कि उसने ये कैसे किया। तो ओका एक बहाना बनाता है कि अवम वो तीरंदाजी क्लब में था। वो बाकी गॉब्लिन्स संभालने की बात कहती है, तो वो उसका धनुष वापस कर देता है और जैसे जैसे और गॉब्लिन्स आते हैं, सी उसे कवर करने को कहता है। तो वो अपने तीर चलाती है, लेकिन सारे तीर गॉब्लिन्स के सिर के ऊपर से निकल जाते हैं। वो निराश हो जाती है क्योंकि उसके तीर खत्म हो गए हैं। तो ओका अपनी कारीगरी से नए तीर बनाता है और कहता है कि उसने तीर गिरा दिए थे। वो जल्दी से उन्हें उठाती है और फिर से तीर चलाने लगती है, लेकिन फिर भी सारे निशाने चूक जाती है। सी और रित्जू बाकी सब गॉब्लिन्स को खत्म कर देते हैं। गॉब्लिन्स तो थे, लेकिन ओका सीक्का की चिंता करता था, इसलिए उसने तय किया कि जब तक वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाते तब तक वो उनके साथ रहेगा। वे जल्दी ही आर्या पहुंच गए और वहां उन्होंने एक हैमबर्गर की दुकान देखी जिससे वे खुश हो गए। लेकिन जब सब अंदर चले गए तो ओका ने निकलने का फैसला किया क्योंकि उसे लगता था कि उसे अपनी अलग थलग जिंदगी बनाए रखनी चाहिए। वह फव्वारे के पास बैठ गया, लेकिन अचानक उसे भूख लगने लगी क्योंकि उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। वह हैरान था जब सिक्का वहां आई और वह पानी में गिर गया। तो उसने उससे पूछा कि क्या वह ठीक है, लेकिन वो उसे एक बर्गर देती है। कहती है कि ये उसकी तारीफ में एक छोटी सी निशानी है क्योंकि उसने पहले उसका धनुष खींचा था और वो उसकी इतनी दयालुता देखकर हैरान रह जाता है। उसका पेट जोर से गरजता है और उसे समझ आ जाता है कि वो भूखा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन उसे पसंद नहीं आता जब वो उसे गरीब कहती है। वो बर्गर लेने जाता है, लेकिन उसकी उंगलियां गलती से उसके साथ छू जाती हैं और उसे बिजली का झटका महसूस होता है जिससे उसकी एचपी कम हो जाती है और बर्गर दीवार से टकराकर टूट जाता है। उस छोटे से छूने पर उसे 50 ट्रिलियन नुकसान होता है। वो अभी भी अपने नुकसान को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो देखता है कि सेइका रो रही है क्योंकि उसे लगता है कि उसने उसका गिफ्ट ठुकरा दिया। वो अपने कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करता है और उसे कहता है कि वो इतनी खूबसूरत है कि उसके हाथ कांप रहे थे, फिर भी वो खुशी खुशी वो बर्गर खा जाएगा। सेइका उसे अपना दूसरा बर्गर देती है और माफी मांगती है कि उसने उसे नर्वस कर दिया। तब उसे एहसास होता है कि वो उसका लंच है, लेकिन सेइका उसे बताती है कि कोई बात नहीं, वो अमीर है और याद दिलाती है कि उसने पहले उसकी मदद की थी, बाउ स्ट्रिंग बांधकर और कुछ देकर। तीर ओका खुशी खुशी बर्गर खाता है और सोचता है कि वह उस पर एहसानदार है, इसलिए वह फैसला करता है कि जब तक वह उसे वापस पैसे नहीं दे देता तब तक वह ग्रुप के साथ रहेगा और अपना अकेले जाने का प्लान टाल देता है। सेइका और ओका हथियार की दुकान पर जाते हैं और सेइका कई पैकेट तीर खरीदने की कोशिश करती है, लेकिन दुकानदार बताता है कि उनके पास सीमित स्टॉक ही है। ओका ध्यान देता है कि उसका बैग पहले ही तीरों से भर चुका है और हालांकि वह उसके लिए आसानी से और बना सकता है, वह शक पैदा किए बिना उसे नहीं दे सकता। कुछ ही देर में सी और रिडजवेस आ जाते हैं और वे बताते हैं कि उन्हें एक नया सराय मिला है, लेकिन ओका बस पार्क में ही सोने का फैसला करता है। सेइका सोचती है कि उसने ये इसलिए चुना है क्योंकि वह गरीब है, इसलिए वह उसका बिल चुकाने की पेशकश करती है, लेकिन वह उसे बोझ नहीं बनना चाहता। वह भावुक हो जाती है, सोचती है कि उसे उससे नफरत होगी, लेकिन वह कहता है कि ऐसा नहीं है, तो वह उसका हाथ पकड़कर उसे अंत तक ले जाती है। वह ध्यान देता है कि उसे कोई चोट नहीं लग रही क्योंकि वह सीधे उसकी त्वचा पर छू रही नहीं है, बल्कि कपड़ों को। वह सोचता है कि वह हमेशा उसे अपने साथ ले जा रही है, लेकिन वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकता क्योंकि वह इतनी मासूम है कि लोग उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। आखिर में सी उनकी फाइनेंस की योजना बनाता है, जबकि ओका चिंता करता है कि वह सेइका का कर्ज नहीं चुका पा रहा। उसे एहसास होता है कि उसे पैसे कमाने का कोई तरीका ढूंढना होगा, भले ही उसकी कमाई शून्य हो, वरना उसे उस दुनिया में लौटना पड़ेगा जिसे उन्होंने छोड़ा था। अगली सुबह ओका सबके लिए नाश्ता लाता है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। तो वह झूठ बोलता है कि एक अच्छे व्यक्ति ने उसे दिया है। सेइका कहती है कि भीख मांगना ठीक नहीं है, उसे उससे पूछना चाहिए। अगर उसे कभी पैसे की जरूरत पड़े तो वो इस दयालु ऑफर की कदर करता है। हमें पता चलता है कि उसने असल में नाश्ते के लिए तीर बनाए और उन्हें हथियार की दुकान पर ले गया, लेकिन चूंकि वो पैसे कमा नहीं सकता था, उसने उन्हें खाने के बदले में बदल दिया। वो जानता है कि उसने नुकसान में बेच दिया, फिर भी उसे खुशी है कि उसने सेइका की मेहरबानी का बदला चुकाया। नाश्ते के बाद सी उनसे कहता है कि उन्हें अपनी अगली साहसिक यात्रा की तैयारी करनी चाहिए और सेइका सोचता है कि पहले उन्हें शहर की सैर करनी चाहिए, लेकिन वो बताता है कि उन्हें एक अच्छा स्रोत ढूंढना होगा। आय के बारे में बात करते हुए वह नोट करता है कि शहर के पास एक गुफा है जिसे उन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए, जो सीका को उत्साहित कर देता है। लेकिन रित्सु सोचता है कि क्या वह सुरक्षित है। तभी एक आदमी जिसका नाम शिरो है अचानक उनके बीच में आता है और पूछता है कि क्या वे आर्गा गुफा जा रहे हैं, क्योंकि वहां जाने के लिए उन्हें एक एक्सपर्ट नेविगेटर की जरूरत होगी। वह बताता है कि वह भी एक पुनर्जन्मित साहसी है, जिससे ओका घबरा जाती है, लेकिन शिरो उसकी बदसूरती देखकर हैरान होता है। वह उन्हें एक आइटम दिखाता है जो अंत में छूट दिलाने में मदद करेगा और कहता है कि उन्हें यह पहले ही मिल जाना चाहिए था।
पहली लकड़ी के घर में था, लेकिन उसने फैसला किया कि चूंकि उनके पास नहीं है तो वह इसे साझा करेगा। सी सोचता है कि वह कौन है, तो वह खुद को शुरुआती साहसिक यात्रियों के लिए गाइड के रूप में परिचय देता है, लेकिन ओका को वह संदिग्ध लगता है क्योंकि वह सिर्फ नए साहसिक यात्रियों के साथ काम करता है। लेकिन ओका को पूरा भरोसा है कि अगर शिरो कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वह सभी को सुरक्षित रख सकता है। और सी कहता है कि उनके पास पैसे कम हैं, लेकिन उसे लगता है कि शिरो को काम पर रखना एक अच्छा निवेश होगा। वे एक समझौता करते हैं और गुफा की ओर बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात होती है। गॉब्लिन्स का एक समूह था। सेक्का ने उन पर तीर मारे, लेकिन उसने सभी तीर चूक गए। तो शिरो ने उसे तीर बचाने की सलाह दी, लेकिन उसने भरोसा दिलाया कि उसके पास काफी तीर हैं। शिरो ने सोचा कि उसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए और कहा कि हर तीर की कीमत 100 मिलियन येन समझकर निशाना लगाओ। फिर उसने ध्यान से निशाना लगाया और एक गॉब्लिन को मार दिया, जिससे सब प्रभावित हो गए। वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं और शिरोरित्सु और सी को ट्रेनिंग देता है, जबकि सैक का पेड़ पर तीर चलाने का अभ्यास करती है, लेकिन उसके सारे तीर चूक जाते हैं। शिरो ने यह देखा, ओका ट्रेनिंग नहीं कर रहा था, तो उसने बहाना बनाया कि उसके पास ऐसी कोई स्किल नहीं है जिसे ट्रेन किया जा सके। लेकिन शिरो ने बताया कि क्लब्स के पास एक जबरदस्त अल्टीमेट मूव होता है और ओका जानता था कि वो सच कह रहा है। हमें पता चला कि जब वो शहर के बाहर तीर बनाने गया था तो उसका सामना एक विशाल ऑर्क से हो गया। तो उसने अपनी सबसे ताकतवर क्लब स्किल आजमाने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने इसे एक्टिवेट किया तो उसका प्रभाव 200 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ तबाह कर देगा। इसलिए उसने इतनी खतरनाक स्किल इस्तेमाल करने से मना कर दिया। चाल चलाओ। शिरो उससे कहता है कि लड़ाई में थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो, वरना वो भी उसके जैसे जल्दी रिटायर हो जाएगा। फिर वो बताता है कि वो एक भाड़े के सैनिकों की टीम में था, लेकिन उसने बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि उसने अपने और कप्तान के बीच की ताकत का फर्क महसूस किया, जो लगभग उसी वक्त टीम में आया था। वो बताता है कि उसका पुराना साथी अब एक राजा बन गया है और उसका लेवल 80 है, लेकिन उसकी औसत स्टेटस 160 है। शिरो सोचता है ओका हैरान है, लेकिन असल में वो राजा की कमजोरी देखकर हैरान है, और शिरो बस उससे कहता है कि ऐसे ही चलता रहा। वे चल पड़े। थोड़ी ही देर में वे गुफा के मुहाने पर पहुंच गए और देखने में ओका को लगा कि यह जगह काफी दिलचस्प होगी। वे अंदर गए तो उसने देखा कि सीक का डर रही है, तो उसने सोचा कि शायद वो बच्ची है। सीक का स्टैलेक्टाइट्स देखकर बहुत उत्साहित थी, लेकिन शिरो ने उसे चेतावनी दी कि ये गिर भी सकते हैं, जिससे ओका फिर से सोचने लगा कि उसकी उम्र क्या होगी। फिर उसने शिष्टता से उसकी उम्र पूछी और बताया कि पिछली दुनिया में उसकी उम्र 30 साल थी, लेकिन सिक्का ने सबको चौंका दिया जब उसने कहा कि उसकी उम्र सिर्फ 17 साल है, क्योंकि वे उसे कहीं ज्यादा छोटी समझ रहे थे। शिरो उन्हें गुफा के अंदर और गहराई में ले जाता है, जहां उन्हें चमगादड़ मिलते हैं, जिन्हें वे आसानी से हरा देते हैं। वे एक बड़ा दरवाजा पहुंचते हैं और सेक का उत्साहित होती है कि दरवाजे के दूसरी तरफ क्या होगा, लेकिन वह रुक जाती है जब उसे एहसास होता है कि कोई उसे खोल नहीं रहा। शिरो उसे बताता है कि यह बॉस का कमरा है और अगर वह अंदर गई तो उसकी मौत हो जाएगी, इसलिए वह रिज्जू के पीछे छिप जाती है। सी सोचता है कि अब दिन खत्म कर देना चाहिए, लेकिन शिरो कहता है कि उसने उनके लिए एक खास कार्यक्रम प्लान किया है और वह उन्हें एक कमरे में ले जाता है। कहता है कि यह एक सुरक्षित जगह है, राक्षस और जादू उस तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन ओका जानता है कि उसकी आखिरी चाल उसे नष्ट कर देगी और सेई का मेज पर रखे स्नैक्स को देखता है। तो शिरो उन्हें बताता है कि ये उन साहसिक यात्रियों के लिए स्वागत पार्टी है जो यहां तक पहुंच पाए हैं। लेकिन ओका समझ जाता है कि खाना झड़ दिया गया है। उसे पता है कि ये एक नशीला दवा है, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि इसका असर उस पर नहीं होगा। और सी ने वो ऑफर ठुकरा दिया, कहकर कि उन्हें अंधेरा होने से पहले वापस जाना है। तो शिरो उसे कहता है कि कोई बात नहीं, वह ऐसा नहीं करेगा, उन्हें जबरदस्ती जश्न मनाने के लिए मजबूर करो। लेकिन अचानक सी माफी मांगता है और मानता है कि उसने पहले शिरो पर शक किया था, लेकिन अब उसे लगता है कि शिरो अच्छा इंसान है। वे सब मिलकर नाश्ते का मजा लेने लगते हैं, लेकिन ओका चाहता है कि वे धीरे धीरे खाएं ताकि वह अपनी जहर का इलाज करने वाली जादू का इस्तेमाल कर सके। वह उनसे पूछता है कि वे इस दुनिया में आने से पहले क्या कर रहे थे, लेकिन वे सब हैरान हो जाते हैं और उसे समझ में आता है कि उसे ऐसा नाजुक सवाल नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन से अपनी कहानी साझा करने की पेशकश करता है। हम वापस जाते हैं जब से सिर्फ एक छात्र था और हमें पता चलता है कि उसे स्कूल से नफरत थी, इसलिए उसने अपने माँ बाप के घर छोड़ दिया। बाद में उसने अपनी खुद की कंपनी शुरू की जिसका नाम था सक्सेस लाइफ, जिसे ओका जानता था क्योंकि वो कभी उनके साथ काम कर चुका था। उसने बताया कि एक बार एक सेल्समैन उनके पास मशीन बेचने आया था और सी ने कीमत पर बात करना शुरू कर दिया, लेकिन उस सेल्समैन का रवैया उसे इतना अच्छा लगा कि उसने सी को अपनी जिंदगी का मजा लेने की सलाह दी। फिर उसने अपनी कंपनी छोड़ दी और यात्रा करने लगा, साथ ही अपना बिजनेस भी बढ़ाता रहा। उसकी कंपनी ने तरक्की की, लेकिन एक घटना के चलते जो एआई से जुड़ी थी, अंत में उसकी कंपनी दिवालिया हो गई। विकास तो कंपनी के हर किसी को नुकसान हुआ और वह मानसिक रूप से बीमार हो गया। उसे ऐसा लगा कि वह सेल्समैन का आभार नहीं चुका सकता, इसलिए उसने उनकी पुरानी दुनिया को छोड़ दिया और लोगों को कभी निराश न करने का वादा किया, जिससे सभी भावुक हो गए। सी ने बताया कि सेल्समैन का नाम मिस्टर शागरू था और उसने ओका से उसका अंतिम नाम पूछा, लेकिन उसे पता था कि वही कहानी में वह सेल्समैन है, इसलिए उसने झूठ बोला कि उसका नाम सासाकी है। तभी शिरो और उसके लोग आ गए और सब अचानक धराशायी हो गए। वह खुश था कि उनका काम पूरा हो गया। आसान था क्योंकि उनके निशाने भोले भाले थे, लेकिन हम देखते हैं कि ओका अभी भी जागा हुआ है। उन्होंने उसके हाथों में हथकड़ी पहनाई, लेकिन इससे उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई जब उसे गलत तरीके से सजा मिली थी, और वह सोचता है कि चूंकि सब बेहोश हैं तो वह अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन से अचानक उठ जाता है
भले ही वह नशे के प्रभाव में था और वह उन्हें कहता है कि उसके दोस्तों को छुओ मत, तो वे उसे पकड़ लेते हैं और ओका चिंता करता है कि अगर वह उन पर हमला करेगा तो उसे भी चोट लग सकती है, लेकिन वह लड़ाई करता है तो वे उसे दूर फेंक देते हैं और ओका एक मौका देखता है। शूरो अपने लोगों को आदेश देता है कि वे न करें, कैदियों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए क्योंकि इससे उनकी कीमत घट जाएगी। तो सी समझ जाता है कि वे पुनर्जन्म में हुए साहसियों का अपहरण कर रहे हैं। वह सोचता है कि ये सबसे बदतर लोग हैं क्योंकि वे उन लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं जो एक और मौका पाने की बेसब्री में हैं, और वह कहता है कि अगर वे उसके दोस्तों को छूने की कोशिश करेंगे तो वह उन्हें नहीं बख्शेगा। शिरो उस पर हंसता है और अपने लोगों को उन्हें बंधक बनाने का आदेश देता है, लेकिन ओका उन पर कूद पड़ता है और अपनी ताकत से उन्हें गिरा देता है। सी उससे कहता है कि भाग जाए और दावा करता है कि वह अपने दुश्मनों को एक ही वार में ध्वस्त कर सकता है। धक्का लगता है जिससे ओका हैरान हो जाता है, लेकिन शिरो अपने लोगों को उन पर हमला करने का आदेश देता है। तो फिर से अपना वजन इस्तेमाल करके उनसे लड़ता है, लेकिन वे उसकी संख्या में ज्यादा हैं और गंदे तरीके से लड़ना शुरू कर देते हैं। सोई गुस्से में आ जाता है और उन्हें अपना अंतिम कौशल दिखाने का फैसला करता है, जो उसने अपने सारे बोनस पॉइंट्स को दोस्तों से कभी धोखा न देने के वादे में बदलने के बाद पाया है। वह बताता है कि उसका अंतिम कौशल गुस्से से ही एक्टिव होता है और उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहता है, लेकिन वे उससे डरते नहीं। फिर शिरो उस पर हमला करता है, लेकिन ओका अपनी हथकड़ी से उसकी तलवार रोक देता है। सी उसे दूर हटने को कहता है, लेकिन ओका उसे बताता है कि वो चाहता है अच्छे लोग अपने आप को सुधार सकें, इसलिए वो उनकी रक्षा करेगा जब तक कि वो अपनी आखिरी हमला तैयार करता है। सी बदल जाता है और उसके पंख उग आते हैं, जिससे सब हैरान रह जाते हैं, और वो बताता है कि उसका नाम अल्डाइन है। वो अपहरणकर्ताओं की तरफ बढ़ता है, लेकिन अपनी आखिरी चाल चलने से ठीक पहले रुक जाता है। वो कहता है कि वो आसानी से उन्हें सजा दे सकता था, लेकिन वो उन्हें सुधारने का मौका छीनना नहीं चाहता खुद से। वो उन्हें कानून के फैसले के जरिए पछतावा करने को कहता है ताकि उनके दिल फिर से जिंदा हो सके, जिससे शिरो उलझ जाता है, जबकि ओका सोचता है कि सी बस बहुत दयालु है। शिरो हार मानकर अपनी हथियार नीचे रख देता है, तो सी वहां से चला जाता है। कहता है कि अगर वे फिर से बुरा रास्ता चुनेंगे तो वो कोई दया नहीं दिखाएगा, लेकिन ओका सोचता है कि उसे उनका साथ छोड़ना नहीं चाहिए। शिरो पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ओका उसे फिसलाने पर मजबूर कर देता है और किडनैपर उसे लात मारने लगते हैं। तो वह दिखावा करता है कि सी के दोस्त आ चुके हैं। वहीं वे ध्यान भटकाए हुए थे। उसने अपनी नाक से कीचड़ निकालकर तुरंत दीवार को तोड़ दिया। उसने उनसे कहा कि यह सी का हमला था, लेकिन उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तब ओका ने बताया कि उसने एक सफेद पंख वाला बाज देखा जो हीरो के गुस्से पर प्रतिक्रिया दे रहा था। वे घुटने टेककर माफी मांगने लगते हैं और शिरो वादा करता है कि वह अपनी आदतें बदलेगा। और हालांकि ओका उन पर विश्वास नहीं करता, फिर भी वह उन्हें एक लाइन बनाने को कहता है। वह सी से कहता है कि उन्हें मारे ताकि वे दूसरों के दर्द को महसूस कर सकें, सोचते हुए कि सी की ताकत उन्हें चोट पहुंचाएगी अगर उनके इरादे अभी भी खराब हैं। लेकिन वो अचानक नॉर्मल हो जाता है क्योंकि अब वो गुस्से में नहीं है, और उसे यह भी लगता है कि प्यार की छड़ी गुस्से में नहीं चलानी चाहिए, वरना सिर्फ उसे ही सुकून मिलेगा। वो उन्हें सख्ती से खड़ा होने को कहता है और उनके चेहरे पर थप्पड़ मारना शुरू कर देता है, जबकि वे उसे शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने उन्हें सिखाया। इसके बाद सी लड़कियों को उनके बिस्तरों तक ले जाता है और भले ही ओका मदद करना चाहता हो, उसे पता है कि वो उन्हें छू नहीं सकता। अचानक सी गिर पड़ता है और शिरो समझ जाता है कि दवाइयां आखिरकार काम कर रहे थे। तो उन्होंने ओका से कहा कि वो उनके साथ जुड़ जाए और वादा किया कि उसे औरतें और पैसा देंगे, लेकिन उसने तोहफे तोड़ दिए। तो वे घबरा गए और समझ गए कि भले ही वो बदसूरत दिखता है, दिल में न्याय का भाव है। उसने साजही से कहा कि उसने बढ़िया काम किया और वे उसके बदसूरत चेहरे का मजाक उड़ाते हैं, पर उसने उनकी एक न सुनी। वे वापस खाना बदोश के पास लौटे, जहां देखा कि उन्होंने पहले ही अपहरणकर्ताओं को पुलिस के हवाले कर दिया था और उन्हें 10 मिलियन येन का इनाम मिला क्योंकि वे अपहरणकर्ता वांछित थे। सी चाहता है कि वह इनाम सबके साथ बांटे, लेकिन सेइका कहती है कि उन्होंने तो बस सोया था, इसलिए उन्हें इनाम का हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। सी सोचता है कि उसने उन्हें खतरे में डाल दिया और उसे शिरो पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन सेइका उसे याद दिलाती है कि उसने शिरो के ग्रुप को हरा दिया। वह सोचती है कि ओका भी जागा हुआ था या नहीं। फिर सी बताता है कि उसने अपना शरीर एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया, तो वह उसे असली हीरो कहती है। सी उससे पैसे लेने को कहता है, लेकिन वह जानता है कि अपनी शाप की वजह से वो कोई पैसा नहीं ले सकता। फिर वो अपनी सेल्समैन वाली चालाकी दिखाते हुए झूठ बोलता है कि वो पैसे बेवकूफी से खर्च करता है, तो वो पैसों को संभालना ठीक से नहीं जानता। सी पैसे लेता है और बराबर बराबर बांट देता है, लेकिन जब वो ओका को उसका हिस्सा देने की कोशिश करता है तो ओका फिर मना कर देता है, कहता है कि वो नकद पैसे नहीं रख सकता। सी का खुद ही पैसे लेने को तैयार हो जाती है, वादा करती है कि जब भी उसे जरूरत होगी वो उसे दे देगी, लेकिन सी उससे कहता है कि उसकी आदत है कि वो अचानक कुछ भी खरीद लेती है। इसके बाद सी का ओका को रेस्तरां लेकर जाती है और जब वो लंच खरीद रही होती है तो ओका सोचता है कि 25,000 रिया के साथ वो उसे चुका सकता है और अपने दम पर चल सकता है, इसलिए उसे अब उनके साथ रहना जरूरी नहीं है। अब और नहीं, उसे लगता है कि ये उनका आखिरी साथ वाला खाना होगा, लेकिन सीका अचानक वापस आ जाती है और उसे बड़ा बर्गर देती है, कहती है कि शुक्रिया दिखाओ। वो उसका धन्यवाद करता है, जिससे वो खुश हो जाती है। तो उसे लगता है कि उसे उनकी बातचीत पसंद आ रही है। सोचता है कि पहले तो वो इतनी अनमने तौर पर थी, लेकिन अब पूरी तरह बदल गई है। वो बताती है कि उसे 2 दिन पहले बर्गर से प्यार हो गया था, जिससे उसे एहसास होता है कि उसने हाल ही में अपना पहला बर्गर खाया है। तो उसे लगता है कि वो शायद एक संरक्षित लड़की रही होगी। वो उसके स्टैट्स के बारे में पूछती है और वो झूठ बोलता है कि वे बिल्कुल बेसिक बात है।
तो उसे लगता है कि ये शर्म की बात है कि उसने कैरेक्टर कस्टमाइजेशन पर ध्यान नहीं दिया। वो बताती है कि उसे एक ट्रिक मिली है जिसमें लुक्स स्टैट कम करने से बोनस पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, और वो सोचता है कि उसने अपने लुक्स कम नहीं किए, लेकिन वो बताती है कि उसने उसे -16 सेट किया था। उसे समझ नहीं आता कि इसके बावजूद वो इतनी खूबसूरत कैसे दिखती है। फिर वो बताती है कि अपने स्टैट्स के नीचे एक स्पेशल नोट में उसने लिखा था कि उसे सुंदर बनाया जाए। ये सुनकर वो हैरान रह जाता है, सोचता है कि वो भी इस ट्रिक का इस्तेमाल करके ऐसा दिख सकता था। हैंडसम मॉडल है, लेकिन उसे अपना नाम भी याद नहीं रहता। वो अचानक एक बिल्ली देखती है और कहती है कि उसने इतनी करीब से बिल्ली कभी नहीं देखी। तो वो उसे बताता है कि वो जाकर बिल्ली को छू सकती है। वो उठती है और कूदने लगती है, क्योंकि वो आखिरकार खड़ी हो सकती है, जिससे वो हैरान हो जाता है, लेकिन अचानक वो लड़खड़ा जाती है। तो वो तेजी से उसके नीचे आने की कोशिश करता है, लेकिन वो संभल जाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। वो बताता है कि वो बस एक्सरसाइज कर रहा था और वो बिल्ली को सहलाने जाती है। फिर वो वॉशरूम की तरफ जाता है और रोने लगता है, क्योंकि उसे याद आता है कि कैसे पहले जब उसने कहा था कि वो सुंदर बनना चाहती है, तो वो अपना हाथ छू रही थी, चेहरे को नहीं। इसलिए उसे लगता है कि शायद उसे हाथ और पैर से जुड़ी कोई बीमारी हुई होगी, और उसे ये सोचकर बहुत दुख होता है कि एक जवान लड़की को ऐसी मुश्किलों से गुजरना पड़ा। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसके पास अल्टीमेट गॉड का टाइटल है, तो वो सोचता है कि उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसकी मदद करे। सिका दरवाजे पर खटखटा रही होती है और पूछती है कि क्या उसका पेट खराब है। तो वो बताता है कि वो जल्दी बाहर आ जाएगा, लेकिन उसे लगता है कि सिका को सामाजिक अनुभव की कमी है, क्योंकि वो अपने पिछले जीवन में बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। उसे एहसास होता है कि वो अपराधियों के लिए आसान निशाना बनेगी। तो एक पूरी तरह भगवान का टैग लेकर वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि वो सुरक्षित रहे। वो बाथरूम से निकलता है और पाता है कि वो उसकी तबीयत को लेकर परेशान होकर उसका इंतजार कर रही है। वे फिर से ग्रुप से जुड़ जाते हैं और सी सुझाव देता है कि उन्हें अपनी अपनी भूमिकाएं तय कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे लड़ाई में मदद मिलेगी। सी हीरो बनना चाहता है क्योंकि वही उसका मकसद है, जबकि रिज्जू मैच बनना चुनता है, और उसे लगता है कि ओका को भी एकदम जबरदस्त योद्धा बनो। सीका बीच में बोलती है और कहती है कि वो भी हीरो बनना चाहती है, लेकिन ओका उससे पूछता है कि क्या वो उसके जैसा एक जबरदस्त योद्धा बनना चाहेगी। सीका कहती है कि उसे वो रुचि नहीं है, और फिर सब नए गियर के साथ तैयार हो जाते हैं। क्लास चेंज पूरा करने के बाद सीका ओका के पास जाती है और गर्व से बताती है कि अपनी नई पोशाक के साथ वो एक महान जादूगर बन गई है। ओका कहता है कि वो बहुत अच्छी लग रही है और उसे खुशी है कि उसने हीरो बनने से मना कर दिया। फिर पूरा ग्रुप एक मीटिंग करता है, जहां सैगी उन्हें बताता है कि वे वालिरिया की प्रिंसिपैलिटी जा रहे हैं, और वह ऐलान करता है कि उन्हें स्नैक्स पर ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, जिससे सेइका भावुक हो जाती है। वह रिज्जू से पूछती है कि क्या वह उसके साथ रस्सी कूदना चाहती है, और रिज्जू मान जाती है। तो वे पार्क जाने का फैसला करते हैं, जबकि ओका उन्हें साथ में खुश देखकर खुश होता है। फिर हम उस वक्त पर लौटते हैं जब वे दोनों हथियारों की दुकान गए थे, लेकिन सेइका फाइटर्स के लिए बने हथियारों में ज्यादा रुचि दिखा रही है। तो ओका उसे बताता है कि जादूगर बहुत कम ही हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। विक्रेता की मदद से वह उसे रस्सी कूदने के लिए मनाने में कामयाब होता है। ओका उसे दिखाता है कि इसे कैसे खेला जाता है, और वह हैरान होती है कि उसके कद के बावजूद वह कितना अच्छा हिल डुल सकता है। लेकिन उसे लगता है कि वह कुछ सोच रही है, तो वह बताती है कि वह रिज्जू को कुछ सिखाना चाहती है, लेकिन सोचती है कि वह उससे बहुत दूर है। ओका समझ जाता है कि शायद वह प्राइवेसी चाहती है, क्योंकि वे सब अपने पुराने जीवन से प्रैक्टिकली भागे हैं। लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया आता है जो काम कर सकता है। हम वर्तमान में लौटते हैं, जहां ओका दोनों को देख रहा होता है। लड़कियां खेल रही थीं और वो झाड़ी के पीछे छुपा था, जबकि रिज्जू आसानी से यह हुनर सीख लेती है। लेकिन जब सेइका उससे अपना परिचय देने को कहता है, तो वो अचानक चुप हो जाती है। तो सेइका उसे लीड्स बुलाने का फैसला करता है, क्योंकि वो हवा जैसा लगता है। रुत्सु रस्सी कूदना जारी रखती है, लेकिन वो आसमान तक कूद जाती है और सब उसकी करतब देखकर दंग रह जाते हैं। जैसे ही वो जमीन पर उतरती है, सब उसके चारों ओर घेर लेते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं, उसे अपने ग्रुप में शामिल होने को कहते हैं। लेकिन अचानक सेइका रोने लगता है, तो ओका छुपा हुआ बाहर आ जाता है। वे सोचते हैं कि वो बहुत इतना बदसूरत है कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए, लेकिन रुत्जा उन्हें बताती है कि वह उसकी पार्टी की मेंबर है, जिसे वे विश्वास करना मुश्किल मानते हैं। वह उससे कहता है कि उसे ज्यादा समझदार होना चाहिए और कम से कम सेइका का जवाब देना चाहिए, क्योंकि किसी को नजरअंदाज करना संवेदनहीनता है। लेकिन रित्जू माफी मांगती है और भाग जाती है। इसके बाद सेइका को रित्जू का एक संदेश मिलता है, जिसमें वह अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है और सेइका को उसके दिए खूबसूरत निकनेम के लिए धन्यवाद देती है। वह सेइका की दोस्त बनना चाहती है, जिससे सेइका खुश हो जाती है और रित्जू को ढूंढने निकल पड़ती है। जबकि ओका पता चलता है कि वो छुप रही है, तो वो कहता है कि बाहर आ जाओ। वो उसे एक और कमरे में ले जाती है, जहां वो कूद के घुटने टेकती है और माफी मांगती है। फिर वो सोचता है कि क्या उसे सही से घुटने नहीं टेकना आता। उसे समझ नहीं आता कि वो माफी क्यों मांग रही है। तो वो बताती है कि उसे पता है कि उसका असली नाम सासाकी नहीं है, और ये भी कि वो वही सेल्समैन है जो उनके पिछले जहां में सेगेई से मिला था। ओका सोचता है कि उसे उसका असली नाम कैसे पता चला, तो वो बताती है कि उसके पास अपनी स्पेशल नोट से एक ताकत है, जिससे वो दूसरों की स्टेटस पढ़ सकती है। विंडोज। तो उसे समझ आ जाता है कि उसे उसके बारे में सब पता होना चाहिए, उसकी पूरी भगवान जैसी स्थिति और महिलाओं के सामने उसकी कमजोरी तक। वो उससे पूछती है कि क्या उसे सेइका के अतीत के बारे में पता है, और बताती है कि उसने ही उसे तोड़ा था, इसलिए वो यहाँ अपनी गलती सुधारने आई है। वो बताती है कि वो पिछली दुनिया में एक एआई प्रोग्राम का हिस्सा थी, जहां उसने सेइका से मुलाकात की थी,
और भले ही उसने सबकी खुशी की दुआ की थी, सेक का एक हादसे में चोटिल हो गया। वो सोचता है कि क्या वही एआई प्रोग्राम था जिसने सी की कंपनी तबाह कर दी थी। तो वो बताती है कि वो असल में उसका भाई है, लेकिन क्योंकि वो पूरी तरह से पिछले संसार से अलग दिखती है, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाया। और ओका सोचता है कि ये सही बात लगती है, क्योंकि सगेई भी उसे पहचान नहीं पाया था। रुत्सा बताती है कि उसने सुना था कि वो दूसरों को हंसा सकता है, इसलिए वो उसे ढूंढ रही थी, लेकिन वो सोचता है कि क्या वो सच कह रही है। तो वो बताती है कि वो झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि ये उसके पछतावे की कीमत थी खास नोट्स में, और वो उससे सगा और सी की मदद मांगती है। मुस्कुराया। उसे लगता है दोनों मासूम हैं और अपराधियों के लिए आसान निशाने होंगे, इसीलिए वह उसके साथ काम करने का फैसला करता है। वह अपने बाल काट लेती है, बताती है कि उसने ये इसलिए किया क्योंकि उसने खुद व्रत लिया था, और सैक्का ने भी कहा था कि छोटी बाल उसके ऊपर ज्यादा जचेंगे। उसे लगता है इससे वह सैक्का के साथ अच्छे से घुल मिल पाएगी, और सैक्का देखता है कि उसके दोस्तों की मदद करने का उसका इरादा कितना पक्का है। तो वह समझ जाता है कि वह उस पर भरोसा कर सकता है। अगले दिन समूह वेलेरिया के राज्य क्षेत्र की ओर सफर करने की तैयारी करता है, और सी उनका सामान एक अजीब ऐसा जानवर जो उनके पुराने जहां में कभी नहीं था। रुत्सा उनके साथ जुड़ जाती है, और सैक्का को उसका नया हेयर कट पसंद आता है, तो वह उससे बात करने लगती है, जिससे ओका उनके लिए खुश हो जाता है। रास्ते में उन्हें कुछ दानव मिलते हैं, और सैक्का अपनी जादू से कुछ को मार देती है, लेकिन एक बाज उस पर हमला करने को दौड़ता है, तो सी जल्दी से बीच में आकर उसे मार देता है। पीछे से एक दानव उन पर हमला करने वाला होता है, लेकिन रित्सा अपने तीरों से उसे मार देती है, और वे समझ जाते हैं कि उन्होंने सारे दानव खत्म कर दिए हैं। सैक्का आत्मविश्वासी है क्योंकि उसकी जादू की क्षमता है। फूल खिले हुए थे, लेकिन सी को पता चलता है कि अंधेरा होने वाला है, तो उन्हें कैंप लगाना होगा। हमें पता चलता है कि उन्होंने सीका की बात मानकर थोड़ी ज्यादा खड़ी राह चुनी थी, और जल्द ही वे एक गुफा ढूंढ लेते हैं जहां रात बितानी है। वह फर्श साफ करती है, बताती है कि ये उसका पहली बार कैंपिंग है, तो सी काम बांटने का सुझाव देता है, और वह मछली पकड़ने जाने का फैसला करती है। ओका उसके साथ जाता है, और वे नदी के किनारे बैठते हैं, लेकिन कुछ पकड़ नहीं पाते। वह उससे कहती है कि वह कम शिकायत करने वाली बनना चाहती है, क्योंकि कभी कभी वह बिना वजह ही रो देती है। उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह कहता है कि लोग कभी कभी इसलिए रोते हैं क्योंकि उनका दिल किसी चीज के लिए बहुत जज्बाती होता है। उसका मानना है कि अगर वह समझ नहीं पा रही कि क्यों रो रही है, तो उसे खुद से पूछना चाहिए कि उसके दिल को क्या छू गया। फिर वह फिर से रोने लगती है। तभी रिज्जू बीच में आ जाती है और कहती है कि आग तैयार है, लेकिन सेइका बताती है कि अभी तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। तो रिज्जू अपना धनुष निकालती है और पानी में मछली पर तीर चलाती है, जिससे वह मछलियां पकड़ लेती है। वह मछलियां सेइका को देती है, जो आगे बढ़ती है। रिड्ज ने देखा कि सेइका हमेशा ओका की संगत में खुश रहती है, तो वह मानती है कि उसका भाई ओका के बारे में सही था, क्योंकि वह दूसरों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। उसे उनके कैंप से धुआं दिखता है, इसलिए वह सोचता है कि उन्हें निकल जाना चाहिए, लेकिन वह उससे कहती है कि अभी उसकी पहचान छुपा कर रखे, क्योंकि अगर बाकी लोगों को पता चल गया तो उनकी डोली टूट सकती है। वे जल्द ही उस कैंप तक पहुंचते हैं जहां सब लोग खाना खाते हुए मजे कर रहे होते हैं, और ओका साजेही से उनके सफर के मकसद के बारे में पूछता है। तो वह समझता है कि उनके पास कोई ठोस मकसद नहीं है, लेकिन नोट करता है कि वे अपनी अगली चाल वेलेरिया पहुंचकर ही सोचेंगे। अचानक उन्हें कदमों की आहट सुनाई देती है, और वे एक घायल लड़की रेहा को गिरते हुए देखते हैं। फिर हम वापस जाते हैं उस वक्त जब दो आदमी उसे पकड़ने आए थे ताकि उसे सजा दें, लेकिन वह लड़ने की हालत में नहीं थी, तो एक पेड़ के पीछे छिप गई थी। उसे याद आता है कि ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि उसने कसम खाई थी कि वह सारी खूबसूरत लड़कियों को मार डालेगी, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उन्हें छोड़कर चला गया था और उन्होंने कभी उसे इज्जत नहीं दी। फिर हम वापस वर्तमान में आते हैं जहां रिया जागती है, और वह देखती है कि सी उसके पास बैठा है। वह बताता है कि सैका ने उसकी ठीक होने में मदद करने के लिए हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल किया था। तो वह कहती है कि ये तो कमाल है, लेकिन सैका उसे कहता है कि उसे धन्यवाद कहना चाहिए। वह उन्हें कहती है कि उसे आग के पास थोड़ा करीब ले जाओ, और ओका देखता है कि सेगा उसकी बेरहम प्रतिक्रिया की वजह से दुखी है, लेकिन वह सोचता है कि उसे अजनबियों के साथ ज्यादा सावधान रहना चाहिए। हम देखते हैं कि जब सी ने ओका से रिया के लिए पानी लाने को कहा, तो रुत्सा ने उसे उसके खास नोट्स के बारे में बताया, जिसमें उसने वादा किया है कि वह सारी खूबसूरत लड़कियों को मार डालेगी। इसलिए वे डर रहे हैं कि वह शायद सेका को निशाना बनाएगी। वर्तमान में सी रिया को खाना देता है, लेकिन सेक का कटोरा थामे उसे ठंडा करने की कोशिश करती है, जिससे वह और गुस्सा हो जाती है। वह अपना हथियार पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन रित्जू पहले ही उसे हथियार से अलग कर चुका है, और वह उन दोनों पर नजर रखे हुए है। सी सोचता है कि उसके जख्म कैसे हुए होंगे, तो वह बताती है कि उनका दल हमला किया गया था और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अलग होना पड़ा। सी कहता है कि वह उन्हें मंजिल तक पहुंचाने तक उसकी रक्षा करेगा, लेकिन वह सोचती है कि क्या वह उस पर भरोसा कर सकती है। तो सेक का वो उससे कहता है कि वो कभी किसी का धोखा नहीं देगा। वो रिया से पूछता है कि क्या वो बेहतर महसूस कर रही है, तो वो झूठ बोलकर कहती है कि उसे थोड़ा बुखार है, और पूछती है क्या सेका उसे नदी तक ले जा सकता है। सी मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन वो उसे चौंका देती है और उसे परवट हरामी कह देती है, जो उसे नहाते देखना चाहता है। इससे वो घबरा जाता है, लेकिन जब ओका पास आती है तो वो उसे दूर रहने को कहती है, क्योंकि अगर वो छुएगा तो वो चिल्लाएगी। सेका सोचता है क्या वो भी परवट है, और दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं। तब रिज्जू मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन रेया वो सोचती है कि वो डरावनी है, और ओका याद करता है कि वो झूठ नहीं बोल सकती क्योंकि उसके पास खास नोट्स हैं।
लेकिन उसे समझ आता है कि ये उसके चेहरे पर भी लागू होता है, इसलिए वो अपनी भावनाएं नकली नहीं दिखा सकती। रिया सेइका से कहती है कि वो उसके साथ नदी तक चले और सेइका मान जाती है, लेकिन फिर वो अपना हथियार वापस ले लेती है, कहकर कि हो सकता है उन्हें रास्ते में राक्षस मिल जाएं। रुद्जा उनका पीछा करता है और ओका सोचता है कि उसे भी जाना चाहिए, लेकिन सागेई उसे रोकता है और समझाता है कि रिया खतरनाक है। सी भी मानता है कि अगर वे उसकी देखभाल बिना सोच विचार के करेंगे तो वे जल जाएंगे। वो सोचता है कि सेगा अपनी देखभाल खुद कर लेगी, इसलिए उन्हें इंतजार करते हुए खाना जारी रखना चाहिए। लेकिन ओका को पता चलता है कि सी को रिया के खास नोट्स के बारे में नहीं पता, तो उसे खुद कुछ करना पड़ता है। वो अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके नदी और कैंप के बीच बार बार जाता है। सी सोचता है कि वो गड़बड़ कर रहा है, लेकिन ओका उसे धोखा देता है कि वो थका हुआ है और अपनी नींद का जादू इस्तेमाल करके उसे सुला देता है। रिया ताजा पानी पीती है, जिससे उसे राहत मिलती है, और वो कहती है कि सी कूल है, लेकिन वो अभी तक अनुभवहीन है। वो चाहती है कि वो उनके ग्रुप में शामिल हो सके, जिससे सैका खुश हो जाती है, क्योंकि वो चाहती है कि वो उनकी पार्टी में हो। लेकिन रिया कहती है कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अपनी खास नोट्स में लिखा है कि वो सुंदर लड़कियों को मार डालेगी। सैका सोचती है कि वो सुंदर नहीं है और सोचती है कि क्या उसने उसके साथ कोई बुरा किया है। तो रिया बताती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपने लिए जो लिखा है उसके खिलाफ नहीं जा सकती। वो बताती है कि सुंदर लड़कियों को देखकर उसके दिमाग में एक अनियंत्रित इच्छा जगती है, और वो ऐसे भयानक काम किए हैं जो वापस नहीं किए जा सकते। तो सीका रोने लगती है और पूछती है कि उसने इतनी डरावनी बात क्यों लिखी। तो रिया बताती है कि उनके पुराने दुनिया की सुंदर लड़कियों ने हमारा लड़का चुरा लिया और उसे सबके सामने मजाक बना दिया। वह बताती है कि जब से वह इस दुनिया में आई है, वह पार्टी बदलती रही है और सुंदर लड़कियों को खत्म करती रही है। लेकिन उसे लगता है कि आज रात सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि वह सीका को मारकर उनकी टीम में शामिल हो जाएगी। वह सीका को खत्म करने की तैयारी करती है, लेकिन रिज उसकी तलवार उसके हाथ से निकाल देता है। तो वह